हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी कक्षा 8 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ, इसका पाठ 10 मुजफ्फरनगर एवं श्री यंत्र टापू की घटना। तो आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी पूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मुजफ्फरनगर और श्री यंत्र टापू में ऐसी कौन सी भयानक घटना हुई थी जो कि हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा दुखित करती है, जिसके द्वारा ह- जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें हमारा उत्तराखंड जो कि अलग राज्य के रूप में प्राप्त हुआ था। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि जब उत्तराखंड राज्य अलग नहीं था तो वो किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। लेकिन यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश के, वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहाँ तक वो सुविधाएं नहीं पहुँच पाती थी जो कि मैदानी क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध होती थी। तो यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी लोग थे, विद्वान वर्ग थे, उन सबकी एक ही मांग रही कि हमें हमारा पहाड़ी क्षेत्र का एक अलग राज्य चाहिए, उत्तराखंड राज्य के रूप में। तो जो उत्तराखंड राज्य था कि हमें हमारा अलग राज्य दीजिए, पहाड़ी क्षेत्र का अलग राज्य की मांग जो रही थी, वो आंदोलन का भयानक रूप ले चुका था, जो कि अपने चरम पर था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से यहाँ की जनता अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान खोने का खतरा महसूस करने लगी थी, क्योंकि जो भी सरकार की नीतियाँ आती थी वो उत्तर प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र थे वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाती थी या उन्हें पूरा कर दिया जाता था। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी गांव वगैरह थे वो उन सुविधाओं से वंचित रह जाते थे। न तो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में अच्छे स्कूल थे, न यहाँ चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होती थी। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, न यहाँ सड़कों का जाल बिछाया गया था। तो इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ के लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य से अपना अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग की हुई थी। उत्तराखंड की भोली भाली मेहनतकश जनता ने देखा कि सत्ता के संरक्षण में उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। अपने क्षेत्र की उपेक्षा से रुष्ट होकर जनता राज्य आंदोलन के पक्ष में लामबद्ध होने लगी थी, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ की उपेक्षा की जाती थी हर चीज़ में, इसीलिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कूद पड़े। सामान्य जनमानस के साथ साथ शिक्षक एवं सरकारी कर्मचारी भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कूद चुके थे। यहाँ का हर व्यक्ति पृथक राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया। यहाँ की जनता द्वारा राज्य की मांग हेतु 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में विशाल रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। अब ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा राज्य अलग किया जाएगा उसकी मांग के लिए 2 अक्टूबर 1994 में दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों से पुरुष एवं महिला आंदोलनकारी बसों से 1 अक्टूबर को दिल्ली की ओर कूच करने लगे। सरकार ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया था कि आंदोलनकारियों को दिल्ली न पहुंचने दिया जाए। तो देखिए, अपना उत्तराखंड राज्य अलग बनाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर कहाँ पहुंचने लगे? दिल्ली की ओर प्रस्थान करने लगे। तो उन्हें रोकने के लिए, किन्हें? आंदोलनकारियों को वहाँ दिल्ली न पहुँच पाए वो, इसके लिए सरकार ने पुलिस प्रशासन को बहुत ही कड़े निर्देश दिए गए थे कि उन्हें जैसे तैसे रोका जाए। गढ़वाल मंडल से जाने वाली लगभग 300 बसों को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिहारी पर पुलिस द्वारा रोक दिया गया।
आंदोलनकारियों द्वारा बार बार अनुरोध किया गया कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से जाने दिया जाए, किंतु अधिकारियों द्वारा उनकी मांग ठुकरा दी गई। अब लोग जो आंदोलनकारी थे वो बहुत बार पुलिस से अनुरोध कर रहे थे कि हम कोई भी तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करेंगे तो हमें जाने दिया जाए, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं जाने दिया गया। पुलिस प्रशासन की बेरुखी से आंदोलनकारी बेचैन होने लगे। वे अधीर होकर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इस पर पुलिस ने उन पर लाठी बरसाना आरंभ कर दिया। रात के अंधेरे में बसों पर पथराव शुरू हो गया। पुलिस के चौतरफे हमले से बचने के लिए कुछ आंदोलनकारी महिला एवं पुरुष रात के अंधेरे में गन्ने के खेतों की ओर भागने लगे, तो उन पर बहुत ही ज़्यादा लाठीचार्ज किए गए आंदोलनकारियों पर। तो इस वजह से कुछ पुरुष और महिलाएं गन्ने के खेत की ओर भागे। पुलिस ने गोलियों की बरसात शुरू कर दी और देखिए उनके ऊपर फिर पुलिस ने क्या किया, गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। आंदोलनकारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों ओर चीख पुकार मचने लगी। दिल्ली की ओर जाने वाली इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तराखंड के निहत्थे, जिनके हाथों में कुछ भी नहीं था, ऐसे आंदोलनकारियों का खून बहने लगा था। तो देखिए कितनी निर्मम हत्याएं उस समय पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई थी। ये तो केवल अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए सरकार ने बहुत ही ज़्यादा कड़े निर्देश दिए हुए थे पुलिस प्रशासन को। इस नरसंहार से सर्वाधिक प्रभावित महिलाएं हुई। सैकड़ों महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, गंदा व्यवहार किया गया। यह नृशंस गोलीकांड 1 अक्टूबर की रात 11 बजे से, देखिए 1 अक्टूबर की रात 11 बजे से 2 अक्टूबर की प्रातः 3-4 बजे तक चलता रहा। तो उसमें देखिए कितने लोग निर्मम उनकी हत्याएं की गई थी। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनके पद चिन्हों पर चलने वाले अहिंसक आंदोलनकारियों का रक्त राष्ट्रीय राजमार्ग और उससे सटे हुए खेतों में बहता रहा। और इस तरह से वहाँ जितने भी औरतें थी, आदमी थे, उनको उन पर गोलियां चलाई गई और उनको देखिए वहाँ खेत की ओर भागे थे जो लोग, वहाँ भी उन्हें रोका गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उस समय ये हत्याएं की गई थी पुलिस प्रशासन द्वारा। मुजफ्फरनगर गोलीकांड में राज्य निर्माण हेतु प्राण न्यौछावर करने वाले सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा, रविंद्र सिंह रावत, राजेश नेगी, सत्येंद्र चौहान, गिरीश भद्री, अशोक कुमार केशव, सोमनाथ सिंह, मेहरबान सिंह, बलवीर सिंह आदि कई आंदोलनकारी शहीद हो गए। इसमें तो अभी देखिए सभी का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें शहीद हुए थे और अनेकों आंदोलनकारी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस अमानवीय कृत्य से संपूर्ण उत्तराखंड स्तब्ध रह गया। तो ये चीज़, जो ये घटना थी, उस समय तो देखिए फ़ोन वगैरह बहुत कम ही यूज होते थे। तो धीरे धीरे ये पूरे उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, वहाँ फैल गई और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा क्या हुए, स्तब्ध रह गए, दुखी हो गए। घटना के बाद पूरे उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गए। जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी झड़पें होने लगी। यही वह दौर था जब यहाँ के छोटे छोटे नगरों व कस्बों तक पहली बार कर्फ्यू लगा और जगह जगह क्या लगाया गया, फिर कर्फ्यू। लोगों का विरोध रोकने के लिए जगह जगह कर्फ्यू लगाया गया। बिल्कुल दुकान वगैरह सब बंद हो गई थी, गाड़ियाँ चलना बंद हो गया था। पृथक राज्य हेतु उत्तराखंड का बच्चा बच्चा सड़कों पर उतर आया। जनता की तीव्र आकांक्षा के बावजूद तत्कालीन प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार उत्तराखंड के प्रति संवेदनहीन बनी रही। लेकिन फिर भी देखिए जो उस समय की उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी और केंद्र सरकार थी, वो बिल्कुल भी इसमें उत्तराखंड की जो पहाड़ी जनता थी उनके लिए कोई भी उनके दुख में शामिल नहीं रहे थे। उन्हें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि इतने पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की निर्मम हत्याएं की गई हैं। गोलीकांड की घटना के 1 वर्ष पश्चात आंदोलन को धार प्रदान करने के लिए, अब जो गोलीकांड हुआ था उसके ठीक 1 वर्ष बाद फिर से इस आंदोलन को दोबारा शुरू करने के लिए आंदोलनकारियों ने श्रीनगर गढ़वाल के श्रीयंत्र टापू को चुना। यह टापू अलकनंदा की 2 धाराओं के बीच स्थित है।
इस टापू पर 8 अक्टूबर 1995 को आंदोलनकारियों ने अनशन शुरू कर दिया। अब उन्होंने कहा कि हम इस तरह से नहीं रुक सकते हैं, तो हमें अपने आंदोलन को फिर से शुरू करना चाहिए। तो विद्वान वर्ग का यही विचार था, इसलिए जो भी उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने फिर से यही निश्चित किया कि 8 अक्टूबर 1995 को श्रीयंत्र टापू पर अनशन फिर से शुरू किया जाएगा। जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए बुलाया और उन्हें अपना अनशन समाप्त करने के लिए कहा, किंतु कोई समझौता नहीं हो पाया। इसके बाद पुलिस ने टापू को घेर लिया। भारी विरोध के कारण पुलिस उन्हें आंदोलन स्थल से उठा नहीं पाई। उनका अनशन जारी रहा। इस तरह 1 महीने का समय बीत गया। अनशन जिसमें खाना पीना सब वो बंद कर देते हैं, तो वहाँ पर बैठे रहे वो लोग। और 10 नवंबर की सुबह पुलिस का एक दल टापू पर पहुंच गया। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई आंदोलनकारी बुरी तरह से घायल हुए। आंदोलनकारी राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल पुलिस की बर्बरता से शहीद हो गए। और फिर भी पुलिस वाले उनको कोई भी दया नहीं आई। उन्होंने आंदोलनकारियों पर फिर से, जो कि शांतिपूर्वक अपना अनशन कर रहे थे उत्तराखंड राज्य के लिए, उन पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया और उसमें बहुत सारे लोगों को घायल भी किया, जिसमें राजेश रावत जी और यशोधर बेंजवाल जी क्या हुए, शहीद हो गए। उनके शव घटना के 11 दिन बाद अलकनंदा नदी में तैरते हुए पाए गए। तो देखिए कितना इन्होंने अत्याचार उस समय किया था। मुजफ्फरनगर और श्रीयंत्र टापू की घटनाओं की उत्तराखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे अनेक राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान का प्रतिफल है हमारा प्यारा उत्तराखंड। तो बच्चों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा कि हमारा उत्तराखंड राज्य अलग कैसे बना और इसको पृथक राज्य का दर्जा देने में कौन कौन से आंदोलन उन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी और कितने लोग इसमें शहीद हुए थे और लोगों पर किस तरह से अत्याचार उस समय किया गया था। तो इन सभी का बलिदान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो हमारा अभी उत्तराखंड राज्य है प्रगति के पथ पर चला हुआ है, ये सब इन्हीं जो शहीद लोग थे उनकी ही देन है और हमें इनके योगदान को कभी नहीं भुलाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब मैं इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ? उत्तर है इसका, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से उत्तराखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक उपेक्षा के कारण। क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर उसकी क्या की जाती थी, उपेक्षा की जाती थी। जो अच्छी नीतियाँ होती थी उन्हें कभी भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र में लागू नहीं किया जाता था। यहाँ न तो अच्छे स्कूल थे, न चिकित्सा की सुविधाएं थी, सड़कें ही नहीं थी, तो रोड कहाँ से, गाड़ियाँ कहाँ से चलेंगी। तो इस तरह से देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती थी। दूसरा प्रश्न देखिए, दिल्ली में विशाल रैली की तिथि क्या तय की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1994 को। तीसरा प्रश्न, आंदोलनकारी दिल्ली के लिए कब रवाना हुए? तो वो हुए थे 1 अक्टूबर 1994 को रवाना हुए। चौथा प्रश्न, आंदोलनकारियों को कहाँ रोका गया था? मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर। पांचवा प्रश्न, कितनी बसें रोकी गई थी? तो लगभग 300 बसें। तो आप समझ सकते हैं 300 बसों में कितने लोग उसमें जा रहे होंगे दिल्ली। छठा प्रश्न, सरकार ने पुलिस को क्या आदेश दिया था? आंदोलनकारियों को दिल्ली न पहुंचने देना। सातवां प्रश्न, पुलिस ने आंदोलनकारियों पर क्या कार्यवाही की? लाठीचार्ज, पथराव और गोलीबारी उन पर शुरू कर दी थी। आठवां प्रश्न देखिए, गोलीबारी कब हुई थी? 1 अक्टूबर रात 11 बजे से 2 अक्टूबर सुबह के 3 से 4 बजे तक लोगों पर गोलीबारी की गई थी। नवा प्रश्न देखिए, किस दिन यह हिंसा हुई? तो उत्तर है महात्मा गांधी की जयंती के दिन, यानी कि 2 अक्टूबर 1994 के दिन ये घटना हुई थी। 10वां प्रश्न, उन्हीं सबसे अधिक किसे कष्ट सहना पड़ा? ये महिलाओं को, क्योंकि उन पर क्या किए, अभद्र व्यवहार किया गया था, महिलाओं के साथ गंदा व्यवहार किया गया था। 11वां प्रश्न देखिए, घटना के बाद उत्तराखंड में क्या हुआ?
तो व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। 12वां प्रश्न, जनता की प्रतिक्रिया कैसी थी? तो अत्यंत तीव्र और आक्रोशपूर्ण। 13वां प्रश्न, श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है? ये है अलकनंदा नदी की दो धाराओं के बीच। 14वां प्रश्न, श्रीयंत्र टापू आंदोलन कब शुरू हुआ? ये हुआ था 8 अक्टूबर 1995 को। 15वां प्रश्न, आंदोलनकारियों ने क्या किया? अनशन शुरू कर दिया था। 16वां प्रश्न, पुलिस ने क्या प्रयास किया? उत्तर है आंदोलनकारियों को अनशन समाप्त करने को कहा गया। 17वां प्रश्न, पुलिस कब टापू पर पहुंची? तो ये पहुंची थी 10 नवंबर 1995 को। 18वां प्रश्न, पुलिस ने क्या किया? तो उन्होंने बिना चेतावनी के लाठीचार्ज शुरू कर दिया था। उन्होंने कोई चेतावनी नहीं दी थी कि आप यहाँ से हट जाइए, नहीं तो हम लाठीचार्ज करेंगे। उन्होंने आते ही सीधे लोगों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया था। 19वां प्रश्न, इस घटना में कौन शहीद हुए? तो राजेश रावत जी और यशोधर बेंजवाल जी इसमें शहीद हुए थे। 20वां प्रश्न, उनके शव कब मिले? तो 11 दिन के बाद कहाँ पाए गए? अलकनंदा नदी में बहते हुए नजर आए थे। 22वां प्रश्न, इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा था? उत्तराखंड राज्य आंदोलन को तेजी मिली। और 23वां प्रश्न, इन बलिदानों का अंतिम परिणाम क्या हुआ? हमारा जो उत्तराखंड राज्य है उसका गठन हुआ। तो आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज्ञानवर्धक है, क्योंकि इसके ही माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा उत्तराखंड राज्य हमें कैसे मिला था। तो बच्चों, जल्द ही मैं अगला पाठ आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय बाय।